एपीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात करेंगे स्पेशल एडिशन में खास तौर से राहुल गांधी और अखिलेश के मिलन को लेकर के, क्योंकि गठबंधन होते होते गठबंधन हो गया। लेकिन आज गठबंधन के बाद जब दोनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद हुए, उस समय कहीं न कहीं विरोधाभासी बयान भी देखने को मिला। एक तरफ जहां राहुल गांधी सीधे तौर पर मायावती के प्रति नरम दिखे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उनकी विचारधारा है देश को जोड़ने वाली है और मायावती और बीएसपी की विचारधारा की तुलना कतई किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की विचारधारा से नहीं की जा सकती। वहीं राहुल गांधी के बयान को सुनने के बाद कहीं न कहीं बैकफुट पर खड़े अखिलेश यादव ने मोड़ते हुए तथ्यों के साथ एक बात को दोहराया कि अगर कहीं इस गठबंधन में मायावती आती तो उनका जो हाथी चुनाव चिन्ह है वो कुछ ज्यादा जगह लेता, उतनी गठबंधन की सूरत में देने में असमर्थ थे। तो लिहाजा आज दोनों युवराज एक साथ तो नजर आए, लेकिन विचारों में, बयानों में भिन्नता जरूर दिखाई दी। देखते पहले खास रिपोर्ट, फिर चर्चा जारी रखेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की सरगर्मी में रविवार को खूब रंग जमा, जब लखनऊ में मिल बैठे दो नए नए बने सियासी यार। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इनकी बातों से यहाँ खूब छलकने लगा सपा और कांग्रेस का प्यार। अपनी दोस्ती का इजहार करते हुए अखिलेश और राहुल दोनों गदगद नजर आए। मुझे बहुत पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है। और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचो रफ्तार कितनी होगी। और ये दो पहिए हैं, उम्र में भी ज्यादा फासला नहीं है। अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहाँ बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। लेकिन ये क्या, जल्दी ही जवाबों में आगे बढ़ते हुए दोनों के बयानों में विरोधाभास भी नजर आने लगा। सवाल हुआ कि सत्ता से बीजेपी को रोकने के लिए मायावती को भी साथ ले सकते थे, जिसका जवाब देते हुए राहुल मायावती की तारीफ कर बैठे। वहीं अखिलेश ने मायावती की खिल्ली उड़ाई। मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। कि मायावती जी और आरएसएस मोदी जी में आप कंपैरिजन मत कीजिए। उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती, हम और राहुल शायद न दे पाते। यानी कहीं न कहीं राहुल ये कह गए कि माया का भी साथ पसंद है। तो क्या यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दो नावों की सवारी कर रही है? कहीं कांग्रेस का सियासी दांव कुछ ऐसा तो नहीं कि सपा से गठबंधन में सीधा बहुमत नहीं आया तो चुनाव बाद भी बीएसपी से तालमेल का स्कोप बना रहे। विक्रम मिश्रा के साथ अनामिका सिंह, एपीएन, लखनऊ। आपने देखा ये खास रिपोर्ट जिसमें सीधे तौर पर बात तो ये कही जा रही थी कि ये साथ पसंद है अखिलेश और राहुल का, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अगर यूपीए 1, यूपीए 2 में वो बसपा का साथ ले सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में भी साथ लिया जा सकता है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा उससे देश को कोई खतरा नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे पास दिल्ली स्टूडियो से भाजपा के सांसद रामचरित निषाद साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी साथ में हैं, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जो आज सियासत देखने को मिली है। अनिल दुबे साहब हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और सुरेंद्र राजपूत साहब जो कि नए साझेदार के तौर पर कांग्रेस और जो अखिलेश का मिलन हुआ है उसके बारे में अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा
कि इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूपीए 1 यूपीए 2 में आपने सपा और बसपा दोनों का साथ लिया और दोनों के सहारे आप आगे बढ़े। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पर आप जब समझौते की वानगी लिखी जा रही थी और एक साथ दोनों बड़े नेता मौजूद थे, ऐसे में ये बात कहना कई लोगों के मन में खटका कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी एक से पैसेज दे रहे हैं बसपा के लिए भी। देखिए, इस तरीके की कोई बात नहीं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था एक पत्रकार मित्र का। उस पत्रकार मित्र के क्वेश्चन के जवाब में राहुल गांधी जी ने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करी कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। और उनके कंपैरिजन में बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा नहीं है। सोशल अनरेस्ट की जिन लोगों की विचारधारा है, जो लोग दलितों का खाल निकाल लेते हैं मरी गाय की खाल निकालने के नाम पर, जो लोग लोगों के घरों की बिरयानी चेक करते हैं कहीं ना कहीं बीफ के नाम पर, और जो लोग कहीं ना कहीं इस देश में एक सोशल अनरेस्ट की बात करते हैं, उन सारे लोगों की विचारधारा कहीं बसपा की विचारधारा से मिलती नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक सच और भी है, और वो सच ये है कि मायावती जी ने 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के भी बनाई है। ये भी अपने आप में सच है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के विशिष्ट लाइन तो आपने दे दी रविंद्र सिंह जी, आपने कहा 3 बार सरकार बनाई। सही बात है कि पहली बार भी अगर मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला मायावती को तो भाजपा के समर्थन से मिला। बाद में तो बाकायदा एग्रीमेंट के साथ 6-6 महीने के जुगलबंदी की गई। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, उनके वर्कर्स मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अगर 2017 में बहुमत नहीं मिला तो बसपा और भाजपा मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये बयान कि जो उनकी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं देश को जोड़ने वाली है, तो उनकी विचारधारा से अपनी विचारधारा को जोड़ने की कोशिश है। तो एक लाइन आपको लगता नहीं है कि कहीं ये कोशिश की गई है कि आप भी नाराज ना हो? खास तौर से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं राजपूत जी की बात से सहमत हूँ। इसमें मुद्दा ये था कि जब प्रश्न किया गया तो तुलना भाजपा से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी जब तुलना हो रही थी तो उन्होंने भाजपा को ज़्यादा देश के लिए खतरा माना, ना कि बसपा को। इस संदर्भ में उनकी बात कही गई थी। उसके अर्थ कई हो सकते हैं कि आगे चल के भविष्य में किस तरीके से गठबंधन होंगे, क्या हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जो फौरी तौर पर सवाल किया गया था वो सवाल सीधे सीधे भाजपा से तुलना में था और भाजपा की तुलना में उन्होंने ये बात कही थी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बात के बारे में कयास लगाना कि कहीं जाकर के कि कांग्रेस का गठबंधन बसपा के साथ हो। और आगे भविष्य तो किसी का भी नहीं देखा गया, किसी भी राजनीतिक दल का नहीं देखा गया। चुनाव में किनका आगे चल के गठबंधन होगा, चुनाव के बाद राजनीति ऐसे भी संभावनाओं का खेल है। हर समय बयानों में ऐसी एक वानगी या एक रेखा ऐसी छोड़ दी जाती है जिस पर चलने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अनिल दुबे साहब, आप तो दोनों दलों के मुखालफत में खड़े हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक, और इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी आप उतार रहे हैं। मायावती ने तो सीधे तौर पे खंडन कर दिया। उन्होंने कहा तीनों मिले हुए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बीजेपी की तरफ से भी जो बयान आया उसमें भी कहा गया कि एक तरह से मिली जुली कुश्ती चल रही है, बसपा भी उस गठजोड़ का हिस्सा है। आपको क्या लगता है? देखिए, हम कहीं नहीं मिले हुए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में 12 छोटे राजनीतिक दलों के साथ हमारा मोर्चा है और हम उत्तर प्रदेश को एक चौथा मोर्चा बना करके हम जनता के बीच में हैं। और किसान की, मजदूर की, नौजवान की बात ये जो राजनीतिक दल करके बीच में जा रहे हैं इनमें इनकी कथनी और करनी में विरोधाभास है। और आज ये चीज़ें देखिए, अभी राजपूत जी ने भी कहा और कि बसपा की तारीफों के पुल बांधे गए गठबंधन में। तो बसपा के ऊपर उत्तर प्रदेश में 2007 में जब वो सत्ता में थी, उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे थे, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज उनके समय में हुआ था, जिस तरह उनकी सरकार के समय में भ्रष्टाचार की चीज़ें आई थी, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि वो उनकी प्रशंसा कहीं से भी किसी प्रश्न के ऊपर की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो प्रशंसा के योग्य हमको तो नहीं लगता है। बाकी आपकी किसी दल की क्या लाइन हो सकती है वो एक अलग विषय है। जी मनीष जी, जिस तरह से पहले कांग्रेस कहती थी 27 साल यूपी बिहार, तो उसमें तो अब 9-10 साल लगभग निकालने पड़ेंगे। 5 साल अखिलेश के और 6 साल लगभग मुलायम सिंह यादव जी के। तो नारा तो ऐसे ही बदल गया और आप लोग एक सेफ हैंड मिल गया है अटैक करने का कि खाट बिछी नहीं, खटिया उठ गई। और जिस तरीके से आज भी टहल टहल के लोगों को संबोधित किया गया, बताया गया, उसी मंच पर एक देखने को मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमेठी रायबरेली छोटी चीजें समझौतों को लेकर के 2 फेज के नॉमिनेशन खत्म हो गए, अभी भी स्थितियां साफ नहीं है। तो क्या लगता है, ये बेमेल गठबंधन है, मौका परस्त गठबंधन है, या इस गठबंधन से सीधे तौर पर आपको चुनौती मिल रही है? दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है।
और अपने निजी हित, चूंकि भ्रष्टाचार के नाते कांग्रेस का निजी हित और अपराध के नाते समाजवादी पार्टी का निजी हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और विनय जी, आज हम लोग चुनाव के मुहाने पर बैठे हैं। पूरे 5 साल अगर आप उठा लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं रहा हूँ विभिन्न इशूज पे, ये बात हम लोग कहते रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। 10 साल इन्होंने वहां समर्थन लिया और यहाँ विभिन्न इशूज पे श्रीमती सोनिया जी, श्री राहुल जी को लोकसभा भेजने का मामला रहा हो, या श्री कपिल सिब्बल, पीएल पूनिया और प्रमोद तिवारी जी को राज्यसभा भेजने का मामला रहा हो, तो हमेशा से राजनीतिक स्थिति जब आती है, जब चुनाव का अवसर आता है, तो कांग्रेस को सपा की जरूरत उत्तर प्रदेश में पड़ती थी। कोई नई बात नहीं है और उसी परिप्रेक्ष्य में लोग आगे बढ़ते। देखिए विनय जी, स्पष्ट मेरा मानना है ये चुनाव श्री अखिलेश यादव जी के रिपोर्ट कार्ड पे होने वाला है। और जो खाट सम्मेलन हुआ जिसके बारे में आपने बताया कि खटिया उठ गई, तो खाट सम्मेलन में यही राहुल गांधी जी, उनके तमाम नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। बुलंदशहर कांड में जो रेप हुआ उसके साथ अखिलेश यादव जी का नाम जोड़ा गया कि उनके कैबिनेट मंत्री ने जिस तरीके से सवाल उठाया, तमाम भ्रष्टाचार के इशूज पे इसी लखनऊ शहर में गौरी हत्या कांड याद होगा, एटीएम 3 लोग को मार के एटीएम लूट याद होगा, मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में लड़की से रेप और उसकी लाश को टांगने का मामला रहा हो। ये तमाम आरोप ऐसे थे जो कांग्रेस के साथी सुरेंद्र राजपूत जी भी अक्सर ये आरोप लगाते रहे। और आज हमको लगता है कांग्रेस अगर उन अपराधों के साथ खड़ी हो रही है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को जब लोकसभा का रिजल्ट आया था, तो विनय जी आपको ध्यान में होगा कि मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस का साथ महंगा पड़ गया। तो 11 मार्च को जब रिजल्ट आने वाला है, तो सुरेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि एक बयान लिख लें, इनको कहना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी का साथ हमको महंगा पड़ गया। अब देखना ये सवाल नावेद सिद्दीकी साहब से पूछ लेते हैं कि कौन कहेगा साथ अच्छा रहा या साथ बुरा रहा। नावेद सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में हैं, उनके आधिकारिक तौर पे प्रवक्ता भी हैं, और आज जब ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तब भी आप मौजूद थे। आपने बार बार कहा कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं कभी भी जाकर के बेमेल गठजोड़ हो सकता है भाजपा का और बसपा का, लेकिन आज कहीं ना कहीं विचारधारा को ही लेकर के सही राहुल गांधी ने क्लीन चिट दिया मायावती को। उन्होंने कहा जो उनकी विचारधारा है वो देश को जोड़ने वाली है, और देश की जोड़ने वाली विचारधारा आपकी भी और कांग्रेस की भी है। देश की को तोड़ने वाली विचारधारा बीजेपी की और संघ की है। तो क्या लगता है कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो देश को जोड़ने वाली विचारधारा एक साथ आ सकती है 2017 में? देखिए विनय जी, ऐसा है कि हमारे जो नेता हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी भी, ये दोनों ही पॉजिटिव राजनीति करते हैं। और पॉजिटिव राजनीति करने का मतलब ये है कि अपना काम जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहते हैं, अपना काम देखते हैं और दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाते जबरदस्ती। वो अपना काम करते हैं, दूसरे के ऊपर वो छोड़ देते हैं कि जनता उठाए, जनता देखे, जनता उसको अपने तराजू में रख करके तौले और जनता उसका सही वक्त पर सही फैसला करे। आज जो गठबंधन हुआ है, आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैं कहूंगा, और जो रोड शो हुआ है कामयाब हुआ है। आप भी वहां थे, मैं भी वहां था, और हम लोगों को बड़ी खुशी है क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, ये आप भी जानते हैं, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आप भी जानते हैं। और अखिलेश यादव जी जो विकास की पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह जबरदस्त, और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, और सामने अगर दूसरा बैट्समैन आ जाता है तो दूसरा बैट्समैन भी अगर अच्छा खेल लेता है तो मैच कहीं ना कहीं जीत लिया जाता है। तो इस वक्त अखिलेश जी जो है वो चौके और छक्के लगा रहे हैं विकास की पिच पे खड़े होकर उत्तर प्रदेश, और सामने हमारे राहुल जी भी अगर आ जाते, बहुत अच्छी बात है। 2 अच्छे खिलाड़ी अगर मैदान में रहेंगे तो मैच जीता जा सकता है। जी, मतलब माना जाए कि सीधे तौर पे जोड़ी है जो कि अच्छे पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रही है, कि अगर अच्छा पार्टनरशिप हुआ तो शायद जो पिछलग्गू लोग हैं वो छूट भी तो फर्क नहीं पड़ता, 2 ही मिलकर पूरे यूपी को फतेह कर लेंगे। 2 नहीं है साहब, ये देखने का नजरिया है विनय भाई। अब इसमें कौन किसको 2 देख रहा है, कौन ये कर रहा है, लेकिन हम इसको 11, 1 और 1 11 हो गए। तो दूसरे विरोधी जो है वो हमारे एक ही रह गए और यहाँ पे मामला 11 हो गया। तो 11 को आप समझ लीजिए 11 ज्यादा बड़ा हुआ। और ये गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन है, बहुत अखिलेश जी की कटनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इससे जो वादा कर लिया तो वादा कर लिया। वो कहते हैं कि हाथ मिलने के मेरा हाथ, ये वादा कर लो, अब ना छोड़ेंगे कभी साथ, ये वादा कर लो। तो हमारी तरफ से तो भाई यही रहेगा, कोशिश के सम्मान सबको दिया है, सबके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चले हैं। और उम्मीद की जाती है कि कोई भी, जैसा कि आपने कुछ पीछे के लोगों का जिक्र किया,
तो पीछे के लोगों का हम जिक्र नहीं करते, हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल जी की पार्टी है, सोनिया जी की पार्टी है और वहां के मेहनती कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हमें पूरा यकीन है कि सोनिया जी का सम्मान होगा, राहुल जी का सम्मान होगा और ये गठबंधन जो है बहुत आगे तक जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में विरोधियों की रातों की नींद जो है वो आज की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारे रोड शो के बाद हराम हो गई है। चलिए, रामचरित निषाद साहब, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार बोला कि उनका काम बोलता है और जो उन्होंने कैंपेन का पंचवर्ड भी दिया है उसमें यही बोला है काम बोलता है। और उसी समय आरोप भी लगा आपका काम खोखला है, आप जो वादे करके आए थे 2014 में उसको आप पूरा नहीं कर सके। और इसी मुद्दे पर बसपा भी आप पर हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है और समाजवादी पार्टी के नेता भी आप पर हमला बोल रहे हैं। किस तरीके से 2017 का चुनाव का आप नैया पार लगा पाएंगे जब सभी लोग आपके ऊपर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं कि जो वादे आपने 2014 के लिए किए थे वो पूरे तो कर नहीं पाए आप? विनय साहब, मैं अपने कांग्रेस साथी से और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा कांग्रेस के दोनों युवराज मिलकर के प्रेस वार्ता किए, मैं कह रहा हूं कि 2.5 साल में केवल उत्तर प्रदेश में ही विकास चीज नहीं दिखाई दिया है। जो केंद्र की योजनाएं शुरू में 2014 में उत्तर प्रदेश में ओला पड़ा और उस ओला पड़ने पे किसानों की फसल सब नष्ट हो गया। हमारे प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी से कहे कि 9,000 पर एकड़ हम, 9,000 पर एकड़ आप, उत्तर प्रदेश के अगर किसानों को मुआवजा मिल गया तो किसान आत्महत्या करने मजबूर नहीं होगा। आज तक, उस समय ओला पड़ा, आज तक प्रदेश सरकार इसमें केवल कि अगर केंद्र का पैसा दिया गया तो सीधे सिरे केंद्र को और प्रधानमंत्री को जाएगा, इसलिए अखिलेश जी ने ये तो नहीं किया। दूसरी चीज, आज हम अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, अपने कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश लास्ट में चुनाव आ गया है, आज तक राहुल जी युवा होकर के प्रदेश में युवाओं के लिए कोई नई योजना या रोजगार लाने का कोई काम किए? उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के भावनाओं को खेला है। उत्तर प्रदेश के भावनाओं को जिस तरह से 2012 का चुनाव आया, यही अखिलेश जी ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया तो बसपा के बहन मायावती जी के हाथियों पे बुलडोजर चलवाएंगे। चुनाव आ गया फिर। अब इस समय उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, सपा बसपा कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, नौजवान रोजगार चाहता है। और इन चाहे सपा कांग्रेस केंद्र में 14 के पहले 10 साल अकेले माननीय मनमोहन सिंह के सरकार को सपा की सरकार ने समझौता देके चलाया था, लेकिन देश की आजादी में सबसे ज्यादा ये 10 साल में देश का भ्रष्टाचार हुआ। उसी की देन थी कि पूरे देश के जनता में, पूरे देश के लोगों में आक्रोश था कि आप अभी तक यूपीए 1 यूपीए 2 देखे मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार पर, रामचरित जी, मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार पर जनादेश आपको 2014 में मिल चुका है, उसकी बात न करें। अभी बात हम करेंगे 2017 की कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं उसका काउंटर क्या है। क्योंकि हमने देखा है जब लखनऊ में मेट्रो की बात आती है या कानपुर में जब शिलान्यास के मौके पर खुद मुरली मनोहर जोशी वहां आते हैं तो अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं। जब सड़कों की बात होती है तो नितिन गडकरी जब लखनऊ में होते हैं तो अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे जनता के सामने जा पाएंगे? इस मुद्दे पर हम लौटेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनता को उस दृश्य दिखाना ज्यादा जरूरी है जो गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद घंटाघर जो लखनऊ का है, वहां 12 किलोमीटर का लंबा सफर जो आज तय किया गया रोड शो के माध्यम से, उसमें किस तरह की परिस्थितियां थी, क्या वादे थे, क्या इरादे थे। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमने संविधान सभा से जिस यात्रा की शुरुआत की, वहां से बढ़ते हुए हम पुराने लखनऊ यानी अल्पसंख्यक इलाके में भी अपनी दस्तक देने में कामयाब रहे और वहां बताने की कोशिश की कि आखिरकार ये गठजोड़ किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये दोनों नौजवान किस तरीके से प्रदेश को अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं।
लेकिन अगर इस पूरे दृश्य में देखा जाए तो एक चीज साफ हो रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस का झंडा नदारत सा है। सिर्फ साइकिल और लाल टोपी ज्यादा हावी है। तो लखनऊ में एक चीज नजारा ये देखने की बात है, और इस पर खासतौर पे सुरेंद्र राजपूत साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज नदारत क्यों थे। लेकिन एक बात साफ है कि मंच पर दो कद्दावर नेता, सिर्फ उन्हें जगह है, बाकी सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, एक तो देख रहा हूं कि कांग्रेस के झंडे लगभग नदारत हैं, और दूसरा आज हमने एक चीज देखा कि बार बार संगम का कोई याद ताजा की गई कि इलाहाबाद में गंगा जमुना मिलती है। गंगा जमुना तक की तो बात आई, सरस्वती का किसी ने जिक्र नहीं किया। तो क्या उसमें विलुप्त सरस्वती के रूप में बाकी जो कद्दावर बुजुर्ग नेता उनको गिन लिया गया है? सरस्वती के रूप में हमने कहा था अपने मित्रों से, बगल में बैठे हुए आए नहीं, क्या करें आपके सामने हमने तो खुलेआम कहा था इनसे। एक बात, दूसरी बात, तो क्या को विलुप्त करना चाहते थे आप? नहीं राजपूत साहब, हमने तो बुलाया था इनको। नहीं तो सरस्वती तो विलुप्त है संगम में। जिस परिस्थिति में आपने प्रश्न किया उसी परिस्थिति में मैंने जवाब दिया। दूसरी बात, जो एक दो बातें रामचरित जी ने और मनीष भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी कही थी, मुझे मतलब 1-2 मिनट का समय दे दीजिएगा। अरे विनय जी ने पूछा झंडा कहाँ है उसको बता दीजिए पहले। मनीष जी आप विषयांतर न करें, झंडे के बारे में बता अरे दीजिए। भाई विषयांतर न करें। विनय जी देखिए आपके सवाल को करेंगे, उसका जवाब आ जाएगा। पहले कंप्लीट कर दें, क्यों जवाब देना चाह रहे हो पहले सुरेंद्र राजपूत साहब। मसला है क्योंकि राजपूत साहब, प्रश्न पूछ कर राजपूत साहब, हमें लगता है कि पूरे 5 साल में, नहीं एक मिनट मनीष जी, पूरे 5 साल में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा कांट और माठ की किसी को चिंता थी तो सुरेंद्र राजपूत साहब को थी। मुजफ्फरनगर से देवरिया तक किसी को चिंता थी तो सुरेंद्र राजपूत साहब को थी। आज दुविधा की स्थिति हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में अगर एक गठजोड़ बना है बड़े परिप्रेक्ष्य में, जैसा आपका खुद का मानना है, बड़े हित को देखते हुए, तो पुराने बातों को भूला जा सकता है। लेकिन जिस मुद्दे पर पार पर उस बात का हम जिक्र कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी भ्रष्टाचार की बात मनीष जी ने कही थी कि भ्रष्टाचार और अपराधियों का गठबंधन, तो मुझे बड़ा अच्छी बात कही थी। अब बताइए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए का घूस लेते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए हों, वो आप पार्टी हमें भ्रष्टाचार की नीति नियम। अरे राहुल जी के बारे में बताइए। 50,000 के बेल पर राहुल जी बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में। अभी दरअसल देखिए, नेशनल हेराल्ड के विषय में मनीष जी बेल अभी रिजेक्ट हो जाए तो ये मानना है कि अगर इस मंच पे हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जब ये बोल ले, आप भी बोल लीजिएगा अपनी बात को, और काउंटर करने का पूरा समय मिलेगा। हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, किस तरीके से दो नौजवान एक साथ आए हैं और किस तरह का गठबंधन हुआ है। तस्वीरों से एक बात साफ होती है कि जिस तरह से फिल्म की एक कहानी आती, कभी जुड़वा कभी कर्ण अर्जुन, एक ही वेशभूषा, एक ही तरह की बोलचाल की तरीके, एक ही तरह की मुस्कान। और आज जब लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश मिले तो कम से कम कुर्ता पैजामा और जैकेट की जगह राहुल ने भले ही जींस पहन रखी हो, लेकिन जैकेट दोनों का एक था। लोगों ने कहा दो कर्ण अर्जुन एक साथ मुस्कुराते हुए दाखिल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नज़ारा और देखने को मिला कि अगर कोई सवाल इस तरीके का आया जिसमें जवाब देना शायद उलझन भरा हो सकता था तो हंस के टाला गया। मतलब विवादों को टालने की पूरी कोशिश राजनीतिक तौर पर आज मंच पर मौजूद इस दो कर्ण अर्जुन के बीच में। देखते इस खास रिपोर्ट को, फिर चर्चा जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि क्या ये कर्ण अर्जुन वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं। बेबी को बेस पसंद है की तर्ज पर बन रही फिल्म ये 7 पसंद है का लखनऊ में मुहूर्त शॉट। फिल्म में एक ही अंदाज और एक ही लिबास में सामने आए आज के करण और अर्जुन। एक जैसा जोशो जुनून लिए दोनों ने एक साथ कैमरे के सामने पोज दिए। पत्रकारों के पूछने पर पता चला कि पिछले जन्म में ये गंगो जमन के बेटे थे और अपने चाचा से बदला लेने के लिए सियासी जन्म लिया है। अर्जुन ने तो बाहरी और घरेलू चाचा से हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन करण अर्जुन की मदद से अपने चाचा से हिसाब बराबर करने के लिए यूपी आए हैं। हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति को रोकना चाहते हैं। अपने बड़े भाई की कमजोरियां छोटे भाई को खूब मालूम है। पत्रकारों ने पूछा क्या कांग्रेस सपा में टूट का इंतजार कर रही थी। इस सवाल पे उनका फंसना तय था, लिहाजा छोटे भाई ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। ये सवाल तो मुझसे पूछते आप। 27 साल यूपी बेहाल के कांग्रेस के नारे पर भी बड़े भैया लड़खड़ा गए, तो वहां भी छोटे भाई बचाने आ गए। उन्होंने यह कहकर पत्रकारों के चंगुल से छुड़ाया कि हम लोग तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन मायावती को साथ लेने के सवाल पर बड़े भाई फिर रपट गए, लगे बहन जी की तारीफ करने में। भूल गए छोटे भाई को उनका साथ तो पसंद है, लेकिन बुआ कतई नापसंद।
यहाँ भी छोटे भाई की व्यवहार बुद्धि काम आई। उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती। हम और राहुल शायद न दे पाते। बार बार मदद करने के बदले में बड़े भाई ने छोटे भाई की दिल खोलकर तारीफ की। इतनी तारीफ कर बैठे कि प्रेस के सामने ही भाई से पूछ बैठे। ये जितने पत्रकार साथी हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंत भला सो सब भला। दम साधे बैठे कांग्रेसी नेताओं ने राहत की सांस ली। अंदर ही अंदर अखिलेश का शुक्रिया अदा किया और दौड़ पड़े रोड शो की तैयारियां कर। लेकिन तब तक प्रेस को अपने लिए काफी मसाला मिल चुका था। रजत मिश्रा, एपीएन। चलिए, इस खास रिपोर्ट पे नावेद सिद्दीकी साहब से पूछना इसलिए बनता है कि उनको भी लिखने पढ़ने का शौक है और खासतौर से फिल्म में उनका इंटरेस्ट भी रहा है। नावेद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे, जिस तरीके की स्थितियां थी, एक दूसरे को बचाते हुए दोनों नेता नजर आए कि कोई फंसने न पाए, एक फंस रहा है दूसरा बचा रहा है, क्या कहेंगे? नावेद सिद्दीकी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, नहीं पहुंच रही है मेरी आवाज। सीधे तौर पे सुरेंद्र राजपूत साहब, आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी और इस पैकेज को भी आपने बड़े ध्यान से देखा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पैकेज है, अच्छा पैकेज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप लोगों की अपनी एक राजनीतिक समझ को पैकेज दिखा रहा है, उसका साधुवाद होना चाहिए। सच्चाई ये है कि जिस तरीके की बात आज हो रही है इस चुनावी गठबंधन को लेकर के, ये गठबंधन अपने आप में एक नीति, नियम और सिद्धांत का गठबंधन है। और इस गठबंधन की बुराई वो लोग कर रहे हैं जो लोग जातिवादी ताकतों से गठबंधन किए हुए हैं, चाहे वो अपना दल से किए हों, चाहे भारतीय समाज पार्टी से किए हुए हों। वो जो लोग दागियों से गठबंधन किए हुए हैं, जो लोग बागियों से गठबंधन किए हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उन ताकतों से गठबंधन किए हुए, चाहे जो सपा के बागी हों, कांग्रेस के बागी हों या बसपा के बागी हों, वो लोग आज की डेट में ये बात बता रहे हैं। और भ्रष्टाचार की बात वो लोग हमें बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। अपराधियों की बात वो बता रहे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा पता नहीं कहां किस राज्य से पार किए गए हों। शब्द उचित नहीं है, उस शब्द को थोड़ा सा मेरे ख्याल से रखना भी उचित नहीं है। आज की डेट में वो लोग हमें अपराधियों की बात बता रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात रामचरित्र निषाद साहब ने कही, इन्होंने कहा किसानों की बात, उत्तर प्रदेश के किसानों को ये करेंगे वो करेंगे। आज की डेट में ओलावृष्टि में इतना पैसा 9 से 18 हजार रुपए। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, 42% किसानों की आत्महत्या की दर महाराष्ट्र में और हरियाणा में बढ़ गई, दोनों जगह पे इनकी सरकार। मध्य प्रदेश में बढ़ गई इनकी 15 साल से सरकार। आज की डेट में आप मुझे बताइए कि हमको पैकेज देने की जगह अगर उनको भी पैकेज दे देते, पूरे भारत में ये लोग ऋणमुक्त अगर ये पैकेज दे देते तो कौन मना कर रहा था इनको? आज की डेट में पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कर देते जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का था, कौन इनको मना कर रहा है? आज की डेट में मध्य प्रदेश को ये लोग बलात्कार मुक्त कर लेते, महाराष्ट्र को बलात्कार, छत्तीसगढ़ को बलात्कार मुक्त कर लेते, तो आज की डेट में कम से कम हम इनकी इन भाषाओं पर भरोसा कर लेते। में आज आप लोग मनीष जी चिल्लाइए मत, अखिलेश यादव जी के चुनाव होने वाला है, संज्ञा शून्य हो गए पिछले 2.5 साल कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल। तो आप भागिए, आपके रिपोर्ट कार्ड आप अगर भागना चाहते हैं यूपी से भागिए, 6 करोड़ रोजगार का जवाब देना होगा, महाराष्ट्र में लड़िए, आपको किसानों की मृत्यु दर का जवाब देना होगा, आपको उत्तर प्रदेश की जनता का जवाब देना होगा, आपको माठ का जवाब देना होगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप उस मुद्दे पर सुरेंद्र राजपूत साहब आप उस मुद्दे पर लेकर आए कि काठ का जवाब देना पड़ेगा और माठ का जवाब देना पड़ेगा, तो अखिलेश यादव को जवाब क्यों नहीं देना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ में उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, चाहे काठ में कोशिश की हो, चाहे माठ में कोशिश की हो, चाहे सरकार का दोष नहीं, प्रशासनिक फेलियोरिटी की जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की है, उसको संगठन के रूप में हम आलोचना करते थे, करते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, जो परिस्थितियां आज की तारीख में, जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए, उसको लेकर प्रशासनिक जो चूक है, आज भी उसका ठिकरा आपके ऊपर कांग्रेस फोड़ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे ऊपर कोई ठिकरा नहीं फोड़ रही है। जो भी चीज है वो सामने है और जनता के सामने है। हमारे ऊपर तो बदायूं का भी बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया,
जिस तरह मुजफ्फरनगर की बात हुई, और जिस तरह जहां जहां जो भी चीजें करवाई गई या करवाने की कोशिश की गई, मैं बधाइयों को लेता हूं, बधाइयों को लीजिए। लेकर कितने दिन मीडिया में चला, कितने दिन बातें की, कितने दिन विरोधियों ने शोर मचाया, हर जगह विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक नहीं चलने दी। लेकिन उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद ये हुआ जब सीबीआई की जांच हुई और उसके बाद हमें क्लीन चिट मिली, और क्लीन चिट मिलने के बाद ये पता लगा कि नहीं, ये समाजवादी का इसमें कोई रोल नहीं है, जबरदस्ती इसको घेरा गया, जबरदस्ती इसको लेकर आए। आपने देखा किस तरीके से नारद राय जो बलिया सदर सीट से विधायक हुआ करते, जनेश्वर मिश्रा के शागिर्द हुआ करते थे, और आज की तारीख में सीधे तौर पर अखिलेश यादव को कोसते हुए नजर आए, क्योंकि जो परिस्थितियां थी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया गया, और सीधे तौर पर उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जिस तरीके से घर में कोई अपने मुलाजिम के साथ जिस तरह से बदतमीजी नहीं करता, अपमानित नहीं करता, उस तरीके से उनके साथ अपमान किया गया। नावेद सिद्दीकी साहब, जो परिस्थितियां सबको पता था कि वो दूसरा दामन थाम सकते हैं, लेकिन जिक्र जिस बात का हो रहा है कि नेताजी का अपमान किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो परसेप्शन बन रहा है आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है? विनय भाई, ये वही लोग हैं जो बाहरी लोगों के साथ मिल करके नेताजी को बरकला रहे और पार्टी के बीच में और अखिलेश यादव जी के नेताजी के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यही काम हो रहा था, यही लोग पार्टी की छवि खराब कर रहे थे। माननीय वजीर आला उत्तर प्रदेश ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया। उसके बाद इन लोगों ने बाहर के इंसान के साथ मिल करके ये ठान लिया था कि पार्टी में कुछ ना कुछ हम कराएंगे गड़बड़। तो ये वही लोग हैं जो नेताजी के साथ मिलकर, आपने लगातार देखा, ये नेताजी के बंगले पर पहुंचते थे, जब अखिलेश यादव जी अपनी मीटिंग कुछ करें ये पहुंचते थे, इनके साथ 2-3 और पहुंचते थे। और हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कहेंगे कि अभी ये तो 2 गए हैं, अभी 3-4-5 और जाएं। वो जो चेहरे आप दिखाते थे जो उस वक्त नेताजी, तो मतलब नावेद साहब मान लिया जाए, नावेद साहब आपकी बात को अगर मैं गौर से सुन रहा हूं तो उसमें एक बात तो इंडिकेशन साफ है कि ये वही लोग हैं जो नेताजी के यहाँ बार बार समय पर सुबह शाम जाया करते थे। एक जोड़ीदार इसमें और भी है, ओम प्रकाश सिंह, माना जाए उनका भी पत्ता साफ। देखिए, नेताजी ने हर एक को सम्मान दिया विनय भाई। सबसे नंबर 1 चीज ये समझने की कोशिश कीजिए, नेताजी ने सम्मान दिया, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है अखिलेश यादव जी। अब नेताजी ने जिस शख्स को सम्मान दिया, अपने साथ रखा, अपने साथ, ये अंबिका जी की बात कीजिए, चाहे वो हार गए थे उसके बाद भी उनको मंत्री पद में शामिल किया, मंत्री परिषद में शामिल किया, कहीं ना कहीं इतना सम्मान दिया। नावेद साहब, मैं यहाँ ओम प्रकाश सिंह की बात पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ ओम प्रकाश सिंह की बात पूछ रहा हूँ नावेद साहब, कि आपने कहा 4-5 और हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने ये कहा है, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग एक कॉन्क्लेव में बैठे लखनऊ के एक होटल में, और वहां पर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि जिसको और जाना है, 1 गए हैं जाए, 2 जाने हैं जाए, जिनको जाना है वो जाए, लेकिन जो सम्मान मुख्यमंत्री जी ने दे दिया वो हमेशा याद रखेंगे। और जो समझ लीजिए इस पार्टी का सम्मान नहीं कर पाया, जहाँ पे इतना सम्मान मिला आदरणीय बहन जी के, हाँ वो कैसे रहेगा, क्योंकि वहां तो जूते उतार के जाने पड़ते हैं, बड़े बड़े लोग जूते बाहर उतार के गए और जमीन पर बैठ के बात करते हैं। इतनी हैसियत अखिलेश यादव जी ने दी थी कि सामने कुर्सी पर बैठकर आंख मिलाकर के बात करिए। अखिलेश यादव जी के अलावा, नेताजी के अलावा कोई दूसरा नहीं करता, लेकिन जहाँ गए हैं अब वहाँ जूते भी उतारने पड़ेंगे, और वक्त आने पर देखिए क्या क्या होता है उनके साथ। अब ये मैं नहीं कहूंगा फोन पे आपसे, लेकिन नावेद सिद्दीकी साहब, अभी आपने जो रेफरेंस दिया है उसमें कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं, जिस प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं उस प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था, जहां पर उन्होंने कहा जिनको जाना है वो चले जाएं, 1 के हो गए 2-4 को और लेके जाएं, लेकिन ओम प्रकाश सिंह का तो आपने टिकट घोषित कर रखा है, और इन्हीं को जोड़ीदार थे, साथ में नेताजी के पास जाया करते थे, साथ ही आया करते थे, तो 1 को आपने टिकट दिया, 1 को काट दिया, ये समझ में नहीं आया किसी को। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इंसान, बहुत से लोग होते हैं, अब देख रहे हैं आप उनके साथ, वो किसके साथ थे, उनको विश्वास मुख्यमंत्री जी में लगा, वो मुख्यमंत्री जी के साथ रहे, उनको लगा कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वो उन्हीं के साथ रहे। तो लेकिन अब ये लोग, इन लोगों का मामला दूसरा था। तो अखिलेश यादव जी के जो विकास के एजेंडे में, जो उनके डेवलपमेंट में, जो उनकी साफ छवि में जो उनका साथ देगा वो उनके साथ रहेगा, और जो उनके साथ नहीं रहेगा, जो उनके साथ रहेगा अखिलेश यादव जी के साथ, वो समझ लीजिए अमर हो गया, और जो उनके साथ नहीं रहेगा वो अमर। रविंद्र सिंह जी, मैं एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ूं, क्योंकि समय कम है, एक बार सभी गेस्टों का रिमार्क हो जाए। जो परिस्थितियां अभी तारीख में, चाहे 2 नौजवानों का मिलन हुआ हो, चाहे अचानक एक खबर आई हो, हर पॉकेट से देख रहा हूं कि अंबिका चौधरी बलिया से गए, अब नारद राय चले गए, ओम प्रकाश सिंह के बारे में खुद नावेद साहब इशारा भी कर रहे हैं, जाना है तो 1-2 और चले जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये निष्ठाएं जो हैं, और आज
आज की तारीख में अब राजनीति में सिद्धांत और पार्टी की नीतियां कहीं हैं ही नहीं। लोगों के सामने अवसरवादी तत्व आ गए हैं और उस तरीके से राजनीति में जिस तरीके से हुआ है कि बीएसपी में, भाजपा में सारे दलों के लोग गए हैं, लोगों को लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दल बदलुओं को टिकट दिए हैं। तो अब स्थितियां ये हो गई हैं कि जिसको जैसा मौका मिलता है, जिस पार्टी ने टिकट नहीं दिया वो दूसरी में जाएगा। सारे सिद्धांत दरकिनार हो गए हैं, सारी नीतियां दरकिनार हो गई हैं। जो अभी ये बात कर रहे थे नावे साहब कि उनकी नाराबाजी कर रहे थे कि उनकी आस्था थी लोहिया जी में, तो लोहिया जी में आस्था थी तो उन्होंने पार्टी छोड़ के अब वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। तो इस तरीके से आस्थाएं और तरीके से बदलती हैं। अब सत्ता के लिए आस्थाएं बदलती हैं या टिकट पाने के लिए आस्थाएं बदलती हैं। अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है कि हम किस पार्टी के साथ जुड़े हैं। जो परिस्थितियां आपको लगता है कि दो नौजवान आपको चुनौती देने वाले हैं सीधे तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 2.5 साल का कार्यकाल है उस योजनाओं के बल पर चुनाव में जाने वाली है। ये सपा और बसपा का जो अपराध और भ्रष्टाचार का गठजोड़ है, इसमें अगर अखिलेश जी की बुआ भी शामिल हो जाए तो भी हमारे विजय रथ को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस जहरीले कॉकटेल को, सपा बसपा कांग्रेस के जहरीले कॉकटेल को रोकने का मन बना चुकी है। चलिए अनिल दुबे साहब, पहले तो कहा त्रिदेव आने वाले हैं, लेकिन एक त्रिदेव तो छूट गए, जयंत चौधरी साहब। जो दो जोड़ुए आए हैं सामने, दो हंसों का जोड़ा, वो क्या लगता है, कुछ कामयाब दिखता है आपको? अब विनय जी जब निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल 5 साल सरकार चलाई है, उसका भी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जाएगा। अब वो कितना लाभ होगा वो अलग बात है, लेकिन तीसरा युवराज भी जयंत चौधरी को आप इग्नोर मत करिए। उत्तर प्रदेश में वो भी आज 403 सीटों पर तैयारी करके निकल रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में जयंत चौधरी बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। चलिए सुरेंद्र राजपूत साहब, जिस तरह की बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो जय अखिलेश कहना है, क्या वही हाल है? देखिए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि श्री अखिलेश यादव जी को 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पुनः पदस्थापित करना, और उस काम में हम लोग कामयाब होंगे। जनता हमारे साथ में है और जनता झूठे लोगों से और जुमलेबाज लोगों से इस समय थक चुकी है, ऊब चुकी है, और वो कहीं ना कहीं एक विश्वस्त गठबंधन चाहती है जो हमने उनके सामने रखा है। जी, रामचंद्र निषाद साहब, आप तो बनारस के मछली शहर से सांसद होके आते हैं और इस समय जिस तरह की उठापटक मची हुई है, सही बात है कि हर चुनाव में निष्ठाएं बदलती हैं। टिकट नहीं मिला तो दूसरे दल की निष्ठाएं हो जाती हैं, जो लोहियावादी होते हैं वो मान्यवर काशीरामवादी हो जाते हैं। आज की जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्या लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है और ये जो दो नौजवान सामने आए आपको कहीं टक्कर दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं कहा जाए कि पूरी कोशिश ये है कि मायावती आगे बढ़ रही है, उनको रोकने की कोशिश है? विनय भाई साहब, हमारी पूरी बात हो जाने दीजिए। पहले हम कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब से मैं कहूंगा कि जो इनके नए साथी आए हैं, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में नौजवान होने के नाते नौजवानों का आज तक कुछ किया नहीं। उनको लैपटॉप दे करके उसको चार्ज करने की 4.5 साल में क्या किया? जनता में बिजली नहीं आई। इन्हीं के प्रधानमंत्री, अरे पहले पूरी बात मेरी हो लाने दो। मैं पहले नहीं किया, मेरी बात सुरेंद्र राजपूत जी पूरी हो जाने दीजिए। आपके प्रधानमंत्री कोल घोटाले में, जब कोल घोटाला आवंटन रद्द हुआ तो हमारे केंद्र की सरकार, हमारे पावर मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल साहब ने अखिलेश जी से कहा कि अखिलेश जी कोयले की कमी आने नहीं देंगे, प्रदेश में बिजली की सप्लाई जारी रखिए। और 2014 में आज अपने कांग्रेस साथी से मैं पूछना चाहता हूं, यही समाजवादी पार्टी अगर रायबरेली अमेठी में प्रत्याशी दे दिए होते तो हमारे प्रधानमंत्री जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो रायबरेली और अमेठी से पूरा हो गया होता। लेकिन आज ये दोनों सपा कांग्रेस चाहे जैसा गठबंधन कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है। और 2.5 साल में केंद्र सरकार, 2017 में आज प्रदेश की जनता समझ गई है।
पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ये 2017 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते ये जान लीजिए कि विकास का मुद्दा होगा। और हमारी सरकार जो केंद्र की योजनाएं, चाहे रेलवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, जिस तरह से पूरे प्रदेश में दिखाई दिया, 4.5 साल प्रदेश की सरकार काम नहीं करने दिया। चलिए कह सकते हैं केंद्र की योजनाओं के सहारे 2017 के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और जो घोषणा पत्र है वो कहीं न कहीं उसके रोड मैप का काम करेगा और दिखाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार क्या उनका रोड मैप है, किस तरीके जनता के बीच में जाएंगे। और जनता खुद जनार्दन है लोकतंत्र में, वो जनता तय करेगी कि आखिरकार उस पर किसको पर यकीन करे, किस पर यकीन न करे। लेकिन इतना तय है कि जो चुनावी समर उत्तर प्रदेश में है, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की जमीन पर है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां 403 विधानसभा की जो सीटें हैं उससे तय हो जाएगा कि 2019 का स्वरूप क्या होने वाला, किस तरह की सियासत होने वाली है। सभी खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि जो चर्चा आगे भी हो वो सकारात्मक हो, नोक-झोंक के साथ हो, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष निकले। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।